दोस्तों आप लोग कैसे हो। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों इस वीडियो के में देखेंगे क्लास 10th का हिंदी के वैसे भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो आपके बोर्ड परीक्षा में सीधे पूछे जाएंगे। दोस्तों आप लोग भी इस बार बोर्ड परीक्षा देंगे तो वीडियो के स्किप मत करें। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। अंत तक देखने से यह फायदा होगा कि वीडियो में जो भी प्रश्न है वह इसी समय याद हो जाएगा। इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। चलिए दोस्तों वीडियो को अच्छी तरह से देखते हैं। इससे पहले वीडियो को शेयर नहीं किए हैं तो लाइक शेयर कर दें जिससे और भी स्टूडेंट जुड़ सके। और अगर आप लोग नए हो तो चैनल को पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। साथ ही बेल आइकन जरूर दबा दें, उससे इसी तरह के वीडियो मिलता रहे सबसे पहले। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। दोस्तों एक एक करके प्रश्नों को देखते हैं तो सभी प्रश्नों को याद कर ले। दोस्तों आपका स्क्रीन पर पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न में यह जो है पैसेज है, गद्यांश है, तो इसको सावधानीपूर्वक और ध्यानपूर्वक पढ़ना है। चलिए पढ़ता हूँ। हमारे जीवन में साहित्य का बहुत महत्व है। साहित्य मानव जीवन को वाणी देने के साथ साथ समाज का पथ प्रदर्शन भी करता है। साहित्य मानव जीवन के अतीत का ज्ञान कराता है, वर्तमान का स्वार्थ चित्रण करता है और भविष्य के निर्माण की प्रेरणा भी देता है। किसी समाज का साहित्य छिन्न होने लगे तो समाज के रसातल को चला जाता है। साहित्य सूरज की भांति समाज के समस्त विकारों का हरण करता है। साहित्य ही हमें मनुष्य की कोटि में बनाए रखता है और मानवीय गुणों से भर देता है। पहला क्वेश्चन, हमारे जीवन में किसका महत्व है? तो इसका राइट आंसर होगा साहित्य का। हमारे जीवन में साहित्य का महत्व है। साहित्य मानव जीवन का क्या है? तो यह है पथ प्रदर्शक है। समाज रसातल को कब चला जाता है? तो समाज रसातल को कब चला जाता है? तो जब साहित्य छीन होने लगे। तो जब सत्य में चले जाए प्रयास, साहित्य छीन होने लगे तो साहित्य क्या हो जाती है? रसातल में चला जाता है। समाज किसकी भांति समाज के समस्त विकारों का हरण करता है? तो ये जो है किसका भांति हरण करता है? तो इसका राइट आंसर होगा सूर्य के भांति, ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन है, उपर्युक्त गद्यांश के उचित शीर्षक समाज का महत्व, मनुष्य का महत्व, साहित्य का महत्व। इसका राइट आंसर होगा साहित्य का महत्व। तो 6 नंबर में है कि हमें क्या काटना नहीं चाहिए? तो हमें पेड़ नहीं काटना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी यानी 3 नंबर। संहार के बाद किसकी तरह पछताओगे? तो मुसाफिर की तरह पछताओगे। पेड़ हमें क्या देते हैं? पेड़ हमें शीतल छाया देते हैं। अगला है कि सस्याम्या माला किसे कहा गया है? तो यह हरी भरी धरती को कहा गया है। फिर है काव्यांश का एक उपयुक्त शीर्षक क्या है? हरे भरे पेड़। ये जो है उपयुक्त शीर्षक हो सकता है। अब है 11 नंबर में है, चिड़िया आकाश में उड़ती है। इस वाक्य में क्रिया कौन सी क्रिया है? तो ये सकर्मक क्रिया है, क्योंकि इसमें कर्म लगा हुआ है। आकाश कहाँ उड़ती है? तो आकाश में उड़ती है। जिस वाक्य में कर्ता और क्रिया उपस्थित होते हैं किंतु कर्म न हो, वह कौन सी क्रिया कहलाता है? कर्मक क्रिया कहलाता है। उत्तर का अन्यकार्थी शब्द नहीं है। उत्तर का अन्यकार्थी शब्द जो है दक्षिण दिशा नहीं है। रात ही रात में विग्रह का समस्त पद कौन सा है? तो रात ही रात में रातों रात है। जिस समास में पहला पद अव्यय और प्रधान होता वह कौन सा समास कहलाता है? उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। उसे जो है अव्यय भाव समास कहते हैं। राइट आंसर जो होगा आपका ये हो जाएगा 1 नंबर। ये जो हम लगाए हैं ये जो है गलत है। इसका राइट आंसर ए नंबर होगा। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर। मिश्र वाक्य में एक प्रधान उपवाक और शेष कौन सा उपवाक है? तो इसका राइट आंसर है मिश्र वाक्य में कौन सा एक आश्रित वाक्य। राइट आंसर है ए नंबर में आश्रित वाक्य। अगला है कि राजमहल में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। निम्न में से किस वाक्य में समुच बोधक शब्द का प्रयोग हुआ है? तो मोहन और सोहन घनिष्ठ मित्र हैं। ये जो है समुच बोधक का प्रयोग हुआ है। 19 नंबर है, बच्चे गीत गा रहे हैं। 21 वाक्य में वाच है। तो बच्चे गीत गा रहे हैं ये जो है आपको कर्म वाच है। कौन सा वाच है? क्योंकि इसमें कर्म लगा हुआ है। मजदूरों के द्वारा पेड़ काटा जा रहा है। वाक्य में कौन सा भेद है? मजदूरों के द्वारा, ये कर्मवाच है। मजदूरों के द्वारा पेड़ काटा जा रहा है, ये है कर्मवाच। लेकिन ये जो बताएं ये जो गलत है, इसका जो है कर्तृवाच है। ये जो है आपका क्या है? ये है कर्तृवाच। जिसमें द्वारा लगेगा वो समझिए कि कर्मवाच है, जिसमें द्वारा नहीं लगा रहेगा वो समझिए कि आपका क्या है? कर्तृवाच है।
अगला है आपको पंक्ति से बुक से दिया गया है गद्यांश है हर हमारे हरेल हरील के लकीर मन क्रम वचन नंदन नंद नंदन भूर यह दृढ़ करी कपि फकीर जागत सोबत स्वप्न दिवस निसी कान्हा कान्हा जकरी सुन्नत जोग जोग लागत एयो जयो करई ककरी सुतो बाधे व्याधि हमको ले आए देखी सुनी न करी यह तो यह तो सुर तिन्ही ले सौंपो जिनके मन चकीर। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन है कि प्रस्तुत पद में रचनाकार कौन है, तो यह जो है आपको सूरदास द्वारा लिखा गया है, तो इसका रचनाकार कौन है, सूरदास। गोपियों की दशा किस पक्षी से तरह हुई है, तो ये गोपियों को दशा जो है हरील की तरह हुई है। अगला क्वेश्चन है गोपियाँ को उद्धव द्वारा दिया गया योग का ज्ञान किसके समान होता है, तो ये होता है योग जो है अमृत के समान होता है। किसके समान होता है, अमृत के समान होता है। कान्हा कान्हा जाकरी, इसका राइट आंसर है अमृत के समान। अगला है कि गोपियों जागते सोते सपने दिन रात किसका देखते हैं, तो ये है कृष्ण को। दिन रात जागते सोते किसका सपना देखते हैं, तो ये देखते हैं कृष्ण को। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद कविता के कवि कौन है, राम लक्ष्मण संवाद कविता के कवि हैं तुलसीदास। घेर घेर धरा धर ओ, यह पंक्ति किस कविता से ली गई है, तो घेर घोर ये जो है आपको धराधर ये लिया गया है आपको फसल से। किस कविता से लिया गया है, फसल से। अट नहीं रही है कविता के आभा हट नहीं रही है ना, कविता के किसकी आभा किया गया है, तो ये जो है फागुन की कहा गया है। बड़भागी किसे कहा गया है, बड़भागी जो है आपको किसे कहा गया है, इसका राइट आंसर होगा उद्धव को। अब है अगला जो है आपका गद्यांश है बाल गोविंद भगत की साधना संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया जिस दिन उनका बेटा मरा। एकलौता बेटा था, वह कुछ सुस्त और भोदा सा था, किंतु इसी कारण बाल गोविंद भगत उसे भी मानते थे। वह उनकी समझ में ऐसी आदमियों पर भी ज़्यादा नज़र रखनी चाहिए या प्यार करना चाहिए, क्योंकि उनके निगरानी या मोहम्मद को ज़्यादा हकदार होते हैं। बड़ी साध से उसकी शादी कराई थी, तो बड़ी ही सुभग और सुशील मिली थी। घर में पूरी प्रबंधिका बनाकर भगत को बहुत अच्छी कुछ दुनियादारी का से नेतृत्व कर दिया था। अब यहाँ पर जो है क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है कि बेटा के मरने पर बाल गोविंद भगत क्या कर रहे थे, तो बेटा के मरने पर बाल गोविंद भगत गा रहे थे, संगीत गा रहे थे। भगत जी का बेटा कैसा था, तो भगत जी का बेटा सुस्त और बोधा था। अगला है कि भगत जी के पुतोह कैसी थी, तो भगत जी के पुतोह जो थी सुभग और सुशील होने के साथ साथ घर के प्रबंधिका थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, भोदा का अर्थ क्या होता है, भोदा का जो अर्थ होता है वो होता है कम बुद्धि वाला। अगला क्वेश्चन है कि बाल गोविंद भगत पाठ के लेखक कौन है, तो बाल गोविंद भगत पाठ के लेखक है राम वृक्ष बेनीपुरी। हलदार साहब क्यों कस्बे से गुजरते थे, तो वह जो है कंपनी में काम के सिलसिले से वह जो है कस्बे से गुजरते थे। नेताजी का चश्मा पाठ के कैप्टन कौन था, तो नेताजी के पाठ का में कैप्टन जो था चश्मे, नेताजी के चश्मे पाठ में पान वाला उदास क्यों था, क्योंकि कैप्टन की मृत्यु हो गई थी इसीलिए उदास था। अगला जो है आपको क्वेश्चन नंबर 37 से 40 तक, माता में केवल दूध पीने तक का नाता था, पिताजी के साथ ही हम भी बाहर में के बैठक में ही सोया करते, वह अपने साथ ही हमें भी उठाते और साथ ही नहला धुला कर पूजा कर बिठा लेते। हम भभूत और तिलक लगा देने के लिए उनको दिक करने लगते थे, कुछ हंसकर कुछ झुंझला कर और कुछ डांट कर। वह हमारे चौड़े लीलार में त्रिपुंड कर देते थे, हमारे लीलार में भभूत बहुत खूब खुलती थी, सिर में लंबी लंबी जटाएं थी, भभूत रमाने से हम खासे बम भोला बन जाते थे। अब है यहाँ क्वेश्चन, माता के आंचल कहानी के लेखक कौन है, तो माता के आंचल कहानी के लेखक हैं आपको शिवपूजन सहाय। कौन है, शिवपूजन सहाय। राइट आंसर जो है आपका बी नंबर। अगला क्वेश्चन है कि भोलानाथ का वास्तविक नाम क्या था, तो भोलानाथ का वास्तविक नाम क्या था, तो ये था शिवनाथ। क्या था, शिवनाथ। लीलार शब्द का मतलब क्या होता है, तो इसका होता है ललाट, लीलार शब्द का मतलब होता है ललाट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40 कि भोलानाथ के सिर में क्या है थी, भोलानाथ के सिर में क्या थी,
तो भोलानाथ के सिर में क्या थी बताइए? लंबी लंबी जटाएं थी। राइट आंसर क्या होगा? लंबी लंबी जटाएं। तो ये 40 प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण था कराया। सो थैंक यू। जय हिंद जय भारत।